नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया ही हो। अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इतिहास के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, यानी मैं अंतिम चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब इसमें पहला शब्द है मुद्रण संस्कृति। मुद्रण संस्कृति। अब देखो इसका अर्थ क्या है। मुद्रण का अर्थ होता है यहां पर छापना, और आपको पता है ज्यादातर जो पुस्तकें ही छापी जाती है, यानी हमें यहां पर यह पढ़ना है कि किस प्रकार से जो है पुस्तकें छापी गई। सबसे पहले पुस्तकें कहां पर छापी गई, उनके बाद धीरे धीरे पुस्तकों का चलन किस प्रकार से बढ़ा। और यहां पर एक शब्द और प्रयोग है, संस्कृति। संस्कृति यानी कि जब मुद्रण चालू हुआ था, जब मुद्रण को अब हम मुद्रण की जगह पर छपाई शब्द प्रयोग करेंगे, उससे क्या हमारी ज्यादा समझ में आएगा कि जब छपाई का कार्य चालू हुआ था तो उससे एक परिवर्तन आया था, यानी उससे लगातार समाज, पूरे का पूरा समाज बदल गया था। लोगों की सोच बदल गई थी, लोगों के सोचने का दृष्टिकोण बदल गया था। लोग जो इस प्रकार के विचारों पर सोचने लग गए थे जिन पे उन्होंने कभी पहले सोचा ही नहीं था। यानी एक नए प्रकार के समाज का निर्माण हुआ था, जिसके कारण कुछ नए नियम बने थे, पुराने जो सोच विचार थे वो टूटे थे। इसके लिए यहाँ पर संस्कृति शब्द का प्रयोग हुआ है कि छपाई के बाद में पूरा, जो छपाई से पहले एक अलग प्रकार का समाज था, तो छपाई के बाद एक अलग प्रकार का जो समाज है उसका निर्माण हो गया। इसलिए यहाँ पर संस्कृति शब्द प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे नियमों के अंदर जो है वो परिवर्तन आया था। यानी हमें इस पूरी पुस्तक में सबसे पहले ये पढ़ना है कि किस प्रकार से पुस्तकों का छपना प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से पुस्तकों के कारण पूरे समाज में परिवर्तन आया। अब एक तो ये कि मुद्रण संस्कृति यानी पुस्तकें छापना, और आधुनिक दुनिया, और आधुनिक दुनिया यानी इस छपाई से, इन किताबों के छपने से और इसके कारण, और जो हमारी आज वर्तमान की दुनिया जिसे हम नई दुनिया बोलते हैं, आधुनिक दुनिया बोलते हैं, उन दोनों के बीच में किस प्रकार से संबंध है, हमें इन दोनों को पढ़ना है। पहले हमें पुस्तकों की छपाई को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका आधुनिक दुनिया से किस प्रकार से संबंध जुड़ता है हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो चालू करा, क्या मैं देर करा, ले तो करा भाई, श्री गणेश करा। चलो, मुद्रण यानी छापना। आपको पता है कि अगर हम आज के वर्तमान के समय की बात करें तो छपाई के बिना, यानी किताबें जो छपी हुई हैं इसके बिना, मुद्रण के बिना जो है आज के समाज की, आज के विश्व की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ये आप देख लो कि जितनी भी छपी किताबें, और आग बंद कर देखो कि अगर छपाई के हम सारे सामान को हटा दें तो सबसे पहले सारी किताबें हटेंगी। अब कई तो राजी हो गए कि आहा काश ही सो, तो कोई फायदा को नहीं हो। जिस दिन किताबें हट जाएंगी सारे मान लो विनाश सा ही हो जाएगा, सबसे पहले किताबें हट जाएंगी। अब इससे पूरे समाज पर कितना फर्क पड़ेगा, यानी जितनी भी छपाई की चीजें सबसे पहले वो उठ जाएगी। यानी आज का जो समाज है वो मुद्रण के बिना संभव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मुद्रण प्रारंभ हुआ था चीन में, चीन के बाद आया था जापान में, और उसके बाद कोरिया में। यानी अगर हम बात करें तो छपाई की जो नींव है वो सबसे पहले चीन में रखी गई थी। यानी छपाई का जो काम है वो सबसे पहले चीन से प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गया था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे भी चीन में किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था, कैसे छपाई प्रारंभ हुई थी। अब हमें चीन से इसको चालू करते हैं। तो चलो भाई, चीन में मुद्रण। अगर हम चीन में मुद्रण की बात करेंगे तो चीन में सबसे पहले कैसे मुद्रण होता था। चीन में सबसे पहले मुद्रण होता था एक, जिसे मान लो कि काठ, वुड को बोलते हैं वुड ब्लॉक पत्ती, वुड ब्लॉक पद्धति। सबसे पहले जो है चीन में वुड ब्लॉक पद्धति से जो है वो छपाई होती थी। अब इस पद्धति में क्या होता था, देखो जैसे सपोज करो कि ये एक मान लो ये काठ की तख्ती सी है, ठीक है। अब उस पे क्या करते थे, बहुत सारे जैसे अक्षर लिख दिए, उनके अंदर स्याही वगैरह डाल दी जाती थी, फिर उसको जैसे क्या किसी कागज के ऊपर प्रेस कर दिया जाता था, ऐसे पकड़ के ऐसे कागज पे प्रेस कर दिया, उस कागज को उस पर रगड़ दिया जाता था। इस प्रकार से जो है वुड ब्लॉक पद्धति के अंदर जो है सबसे पहले किताबों की छपाई होती थी। और होती किस पे थी, एक शैली होती है अकार्डियन शैली। इन अकार्डियन शैली में सबसे पहले जो है वुड ब्लॉक पद्धति से कहां होती थी छपाई, चीन में होती थी। चीन वुड ब्लॉक पद्धति, वुड
यानी लकड़ी ब्लॉक, यानी लकड़ी में जो ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाए जाते थे, उस पे कागज को रगड़ रगड़ के जो है वो छपाई होती थी। और होती किस पे थी? अकार्डियन शैली के अंदर जो है वो ये चीन में सबसे पहले छपाई होती थी। और जो छपाई करते थे उनको उन लेखकों को कुछ कहा जाता था, यानी उन लेखकों के कुछ नाम होते थे। एक तो उनका नाम होता था खुशहत, और एक नाम होता था सुलेखक, यानी लिखने का काम कर रहे हैं, इसके आगे सु लगा दो, सुलेखक। अब कई बार क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक एक नंबर पूछ लेता है खुशहत कौन होता है। अब सुलेखक से तो आप समझ जाओगे, लेकिन खुशहत से आप नहीं समझोगे थे। लेकिन कोई के लिए क्या खुश होने वाला होता है, कोई के फलाना ढिकड़ा, ऐसे नहीं होता। खुशहत का क्या होता है? खुशहत का होता है कि चीन के अंदर वे व्यक्ति जो छपाई का कार्य करते थे वो खुशहत कहलाते थे। यानी सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? चीन में प्रारंभ हुआ था छपाई का काम। कहां हुआ था? चीन में छपाई का काम प्रारंभ हुआ था। अब एक बात तो निश्चित है कि अगर कहीं पर कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ठोस कारण होता है, यानी बिना कारण के कुछ होता नहीं है। तो भाई चीन में ही क्यों छपाई प्रारंभ हुई? इसके पीछे क्या कारण था? भाई कोई ना कोई क्यों तो होगा, हर चीज के पीछे क्यों होता है, और ये क्यों ही ढूंढना होता है कि चीन के अंदर ही सबसे पहले छपाई क्यों हो रही थी? भी ऐसा क्यों था? इसके पीछे कारण था, चीन के अंदर क्या होता था उस समय भी जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। यानी जैसे आईएएस आईपीएस आज जो बनते हैं ना, उस समय भी चीन के अंदर जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। यानी सिविल सेवा में अगर किसी को आना होता था तो उस व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती थी। परीक्षा देकर ही वो सिविल सेवा के अंदर जो है वो भर्ती होता था। अब आपको पता है अगर सिविल सेवा की परीक्षा देनी है तो जो विद्यार्थी होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए क्या चाहिए? किताबें। तो यानी यहाँ पर पहले किताबें हस्तलिखित होती थी, फिर भाई अब इतनी किताबें क्या लिखना संभव नहीं होता था, तो वहां पर वुड ब्लॉक पद्धति आई। यानी इनकी सिविल सेवा परीक्षा में जो विद्यार्थी थे इनको लगातार किताबों की जरूरत पड़ती रहती थी। इसके लिए ही जो है यहाँ पर किताबें छपती थी। और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे विद्यार्थी बढ़ते गए, वैसे वैसे किताबों की जरूरत और ज्यादा बढ़ती गई, यानी और किताबें छपनी प्रारंभ हो गई। इस प्रकार चीन के अंदर जो है वो छपाई प्रारंभ हो गई थी। अब क्या हुआ? 17वीं सदी जब तक आई, किताबें तो छप रही थी। अब जो ये तो आप मानते हो कि हर व्यक्ति के अलग अलग विचार दिमाग में आते हैं, तो जब किताबें छप रही थी तो किसी ने सोचा कि चलो ठीक है, पढ़ने के लिए तो इनका उपयोग होता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्यों ना मनोरंजन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाए। ये बात तो सही है कि चलो पढ़ना के लिए अगर आप किताबों का प्रयोग कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, मनोरंजन के लिए कर लिया तो क्या दिक्कत है? तो फिर क्या आया? कुछ लेखकों ने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया, कुछ ने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी, कुछ ने नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए। अब जब किताबों में ये आने लग गए तो भाई किताबें और भी ज्यादा रोचक हो गई। जैसे छोटे बच्चे हैं वो भी कार्टून की जैसे किताबें होती हैं उनको देखते हैं, कुछ को कहानी की किताबें पढ़ना पसंद आता है, कि कोई उपन्यास पढ़ता है मनोरंजन के लिए। तो इस प्रकार की किताबें भी आनी चालू हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता 19वीं सदी तक, अब जो किताबें हैं ये महिलाओं ने भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। यानी उस समय की जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, यानी जो धनी महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने भी क्या किया? किताबों के अंदर दिलचस्पी दिखाना चालू कर दिया। यानी अब एक वर्ग बनता गया, एक वर्ग लगातार जुड़ता गया, कि जो किताबें पहले सिविल सेवा परीक्षा तक सीमित थी, यानी विद्यार्थी ही उनका प्रयोग करते थे, अब धीरे धीरे उन किताबों का प्रयोग जो है वो मनोरंजन के होने लगा। अब मनोरंजन के लिए अगर किताब होगी, सपोज करो कि किसी कोई कहानी, अगर वो कहानी बड़ी रोचक होगी और वो क्या है फेमस हो गई, तो क्या उन किताबों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, इनके लिए उनकी छपाई का काम ज्यादा होगा, ज्यादा उन किताबों को छापना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। यानी इस प्रकार से क्या हुआ, एक और वर्ग जुड़ गया। अब इसके अंदर वो सभी लोग आ जाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। और उसके बाद 19वीं सदी तक जो महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वो भी इस वर्ग से जुड़ गई। और इस प्रकार से जो है वो चीन के अंदर चारों तरफ जो है वो किताबों की छपाई जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। 19वीं सदी में एक चीज और भी कि अब क्या हुआ, जब यहाँ पर किताबों की इस प्रकार से जब छपाई चालू हो रही, अब क्या हुआ कि जैसे ही कहानी, कविताएं, नाटक ये सब लिखने लगे, मनोरंजन के लिए किताबें छपने लगी, तो क्या हुआ? किताबों के लिए क्या हुआ? भी छपाई ज्यादा चाहिए। भी अगर ये चीजें ज्यादा छपेगी तो मनोरंजन की चीजें लोग ज्यादा पढ़ेंगे। भी पढ़ाई तो करना फिर भी थोड़ा कि ये हार्ड हो, लेकिन क्या है, मनोरंजन की किताबें पढ़ना तो आसान होता है। तो क्या इनमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, तो इसलिए छपाई और तेज चाहने लगी। जब छपाई और तेज चाहिए तो उसके लिए क्या हुआ? पश्चिम के जो देश थे,
यानी 19वीं सदी तक क्या हुआ, पश्चिमी जो देश थे वो यहाँ पर आके अपनी जो है नई तकनीक के द्वारा किताबों को छापने लग गए। पश्चिम से लोग आए, जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस लेके आ गया, कोई छपाई की किसी ने और नई पद्धति इजाद की तो वो लेकर आ गया, और वो सब आके क्या चीन के अंदर जो है वो देने लग गए, क्योंकि उनको पता था यहीं पर किताबें ज्यादा चाहिए। और जो संघाई है वो अब क्या हुआ, मुद्रण का एक नया केंद्र बन गया था। यानी यहां तक हम देखें, अगर इसका पूरे का रिकेप करें तो छोटा सा कर देते कि चीन के अंदर चालू हुआ था। क्यों चालू हुआ था, क्योंकि वहां पर सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, इसलिए विद्यार्थी गणों की किताबों की आवश्यकता पड़ती रहती थी, इसलिए वहां पर छपाई किसी न किसी तरीके से होती रहती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 17वीं सदी तक आते आते वहां पर एक और वर्ग जो है वो भी जुड़ गया था, वो भी किस, मनोरंजन के कारण से। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि जब वहां पर किताबें लगातार छपने लग गई तो अन्य जो देश थे उनको यहाँ क्या कमाई का साधन दिख गया, और इन्होंने क्या किया, छपाई के अलग अलग जो नई तकनीक थी, वो जो तरीके थे वो यहाँ पर इजाद करने चालू कर दिए, अपनी मशीनें यहाँ पर बेचनी चालू कर दी, यहाँ पर अपनी मशीनें ले। जैसे संघाई जो है वो क्षेत्र है, अब वो किताबों के छापने का सबसे बड़ा केंद्र उस समय के लिए बन गया था। इस प्रकार से जो है चीन के अंदर मुद्रण प्रारंभ हुआ था। चीन से ये जो मुद्रण है वो जापान गया था। किस प्रकार, चलो देखा, चीन से जापान मुद्रण किस प्रकार गया, चलो चीन से जापान मुद्रण इस प्रकार से गया था कि चीन से कुछ बौद्ध भिक्षु जो है वो जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। भी क्या हुआ, बौद्ध जो भिक्षु थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो है, यानी बौद्ध जो धर्म है इसका प्रचार करने के लिए चीन से जापान की ओर गए थे। गए थे लगभग गए थे 770 ईस्वी में, यानी 770 ईस्वी के आसपास ये क्या कर रहे थे, चीन से जापान की ओर जो है वो बौद्ध भिक्षु गए थे। किसके लिए, प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। लोग, मैंने पहले कहा था ना, इससे पहले भी एक पार्ट में बढ़ाया था मैंने, कि लोग जो है वो अपने अध्यात्म के लिए, शांति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं, पढ़ाया था ना, देख लो यहाँ पर काम आ गया ना। तो इसके लिए बौद्ध भिक्षु जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जापान की ओर गए थे। अब कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो मैंने कहा था ना, वो अपनी संस्कृति को लेकर जाता है, अपने मूल्य को लेकर जाता है, अपनी मान्यताओं को लेकर जाता है। तो जब ये यहाँ इस साइड गए थे तो ये जब ये गए थे तो यहाँ क्या हुआ था, ये जब यहाँ गए थे तो क्या हुआ था, ये भी अपने साथ जो है वो छपाई की पद्धति तो लेके जाएंगे भी, इनको उसका ज्ञान तो था ही। तो यहाँ गए तो यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या किया, वो छपाई की पद्धति सिखा दी थी। अब इससे क्या हुआ कि जब यहाँ के लोग छपाई की पद्धति सीख गए तो इन्होंने भी जो है पुस्तकें लिखनी प्रारंभ कर दी। और इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक थी उस समय की, जो सबसे पहली पुस्तक थी वो थी डायमंड, जो लगभग 868 ईस्वी के अंदर जो है वो छपी थी। हमें इसके अंदर ज्यादा याद नहीं रखना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चीन ही याद रखना है। उसके बाद जापान के अंदर ये याद रखना है कि जापान के अंदर किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी। तो हमें याद रखना, जापान से चीन के अंदर, चीन के द्वारा ही जापान की ओर पहुंची थी। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे बड़ी जगह पे, जो हम लगातार पहले पार्ट से पढ़ते हैं कि किसी भी पार्ट में हमने पढ़ा हो और हमने यूरोप को ना पढ़ा हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में मुद्रण किस प्रकार से, यूरोप में मुद्रण आपकी किताब में जो है 10th क्लास में वो कोरिया वाला दिया गया नहीं है। अब जो दिया गया नहीं है उसको पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। हाँ पढ़ाएंगे, जब आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जब वर्ल्ड का जीके पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। अभी मैं पहले एनसीईआरटी क्लियर करूंगा सारी, उसके बाद देखेंगे जब हम जीके वगैरह पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ इसमें चलते हैं कि यूरोप में मुद्रण। चलो, यूरोप में मुद्रण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ इसकी बात करते हैं। देखो, उनके लोगों को तो आता ही नहीं है, और चीन से जो यूरोप है वो क्षेत्र भी काफी दूर है। यानी क्या हुआ, 11वीं सदी के अंदर, 11वीं सदी के अंदर जो है वो कागज जो है वो सिल्क रूट, बताया था मैंने, आगे के याद या भूल गया। कागज जो है वो सिल्क रूट के द्वारा जो है यूरोप पहुंच तो गया था, सिल्क रूट के द्वारा यूरोप जो है वो कागज पहुंच गया था, पहुंच गया। 11वीं सदी में कागज जो है वो सिल्क रूट के द्वारा यूरोप पहुंच गया था, चीन से ही पहुंचा था। लेकिन अभी भी जो छपाई का काम है वो प्रारंभ हुआ नहीं था। ये कब हुआ, ये हुआ फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे मार्को पोलो, इटली के मार्को पोलो। ये क्या थे, इटली के एक व्यक्ति थे जो 1295 ईस्वी के आसपास, 1200
95 ईस्वी में। कौन थे? मार्को पोलो। मार्को पोलो। अब देखो मार्क इन याद रखना तरीका देखो, मार्कर नाम आ रहे हैं, मार्क आपने रेवड़ लगा लियो। मार्कर, मार्कर के काम है आप लिखा ना बोर्ड पे, वो मार्कर ही तो होना है, यानी मार्कर को प्रयोग के काम के लिए है, लिखना के लिए। तो इन्हीं टाइप से याद रख लियो कि यूरोप में किस प्रकार से लिखा गया था, मार्कर से। मार्को पोलो, मार्को पोलो। अब देखो इस प्रकार से थाना थारा तरीका बनाना पड़ेगा भाई। इम कोई मेरे मैं फिक्स कोने की मैं थाना बता दूंगा वो बना दियो वो चलियो ना, इम थाने थारा अनुसार अलग अलग तरीके बनाने पड़ेंगे। जो जितने भी ये नाम याद करने हैं इनको किसी न किसी प्रकार से अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी मार्को पोलो थे, ये इटली के एक व्यक्ति थे, ये 1295 में चीन की साइड आए। बोले भाई चीन आ गया, यानी 11वीं सदी में पहले तो कागज पहुंचा सिल्क रूट यूरोप के द्वारा। फिर क्या हुआ, यूरोप के इटली से मार्को पोलो थे जो क्या हुआ था 1295 में चीन की ओर आए। अब जब ये चीन की ओर आए तो इन्होंने देखा वही बात, वो प्रवाह वाली बात चल रही है, इसमें भी उसी को साबित किया गया कि ये जब यहां पर आएंगे तो इन्होंने क्या हुआ, यहाँ की पद्धति देखी कि भी यहाँ पर किस प्रकार वुड ब्लॉक पद्धति से जो है वो छपाई हो रही थी। बोले बढ़िया बात है यार, तो अच्छी बात है। इन्होंने क्या हुआ, इसको सीखा आराम से, और जब इनको सीख लिया तो वापस अपने इटली की ओर चले गए। यानी साहब क्या करे, चीन आया 1895 में, बिन सीखा बड़े तरीके वुड ब्लॉक पद्धति जब लगी अपना आवा लगी, वापस क्या हुआ इटली की ओर चले गए। जब वे इटली गए तो इन्होंने क्या किया, इस पद्धति का प्रयोग किया, जाके वहां पर बताया कि भाई इस प्रकार से जो है लिखाई की जो है पद्धति होती है। और इन्होंने क्या किया, इटली में जो है किताबें छापनी चालू कर दी। किताबें छापी किस पत्ती से, वुड ब्लॉक पत्ती से इन्होंने क्या किया, किताबें छापनी चालू कर दी। अब जब इन्होंने किताबें छापनी चालू कर दी तो उससे क्या हुआ, जो विद्यार्थी थे जो वहां पर पढ़ रहे थे उनके लिए किताबें क्या हो गई, सस्ती हो गई। और विद्यार्थी को क्या चाहिए, भी सस्ती चीजें चाहिए, क्योंकि बेचारों के उनके खुद के पास तो पैसा होता ही नहीं है, माता पिता वे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसी किताबें सस्ती हुई इनके थोड़ा फायदा हो गया और ये किताबें ज्यादा खरीदने लग गए। अभी भी उस समय के जो भिक्षु थे वो और जो कुलीन लोग थे यानी पैसे वाले, ये अभी भी क्या कर रहे थे, बोल नहीं आप छापेड़ी छुपेड़ी किताब ले मांगो नहीं, आप तो महंगी भाव की किताब ले श्याम। और ये वेलम के ऊपर जो है, वेलम एक जैसे कपड़ा टाइप से होता था, उस पे या चर्म पत्र पे जो चमड़ा होता था उसके ऊपर जो है वो लिखाते थे। यानी या तो ये वेलम पे लिखा रहे थे या चर्म पत्र पे लिखा रहे थे। इनको एक बार छोड़ो साइड, हमारे तो साइड हो, किताबें क्या हो गई, सस्ती हो गई, और विद्यार्थियों के लिए किताबें क्या हुआ, फायदा हो गया। यानी विद्यार्थियों ने किताबें ज्यादा से ज्यादा खरीदनी चालू कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही यूरोप के अंदर जो है ये किताबें छपनी चालू हुई, इटली में विद्यार्थियों के लिए किताबें सस्ती हो, उन्होंने इन किताबों को खरीदना चालू कर दिया। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया जैसे ये इटली में भी प्रसिद्ध हुआ, इटली के लोगों को पता चल गया, ये धीरे धीरे करके पूरे के पूरे यूरोप में किताब का जो चलन है वो चलन बढ़ गया। बात समझ गया, यानी यूरोप के इटली में पहुंची किताबें, वहां पर छपनी चालू हुई, वहां पर सस्ती हुई, लोगों को धीरे धीरे वहां पर पता चला और धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर जो है वो किताबें छपनी चालू हो गया। जब इस स्तर पर किताबें छपेंगी तो निश्चित रूप से किताबें सस्ती होंगी। किताबें अब विदेशों में भी जाने लग गई, यानी किताबों का जो है अब क्या होने लग गया, आदान प्रदान आयात निर्यात होने लग गया, यानी एक देश दूसरे देशों में किताबें जाने लग गई। इसके अलावा किताबों के मेले लगने चालू हो गए, यानी मेलों के अंदर किताबें बिकनी चालू हो गई। और नया वर्ग यानी मनोरंजन किताबें वगैरह लिखना, कहानी किताबें वही वगैरह, धीरे धीरे लोग और इससे जुड़ने लगे। और ऐसा समय आ गया कि एक चीज देखो, जब भी कुछ नया होता है, जब भी कुछ नया होता है तो लोग क्या उससे आकर्षक होते हैं। कोई भी चीज नहीं ले लो, आपने देखो थाम थारे भाषा में सुनो, आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंड आवे, जैसा कैसा भी बनावे, कौन बनावेगे, सबका सब इंस्टाग्राम पर कोई ट्रेंड आ जाओ, कितो ही घटिया से घटिया ट्रेंड आ जाओ, कितो बकवास से बकवास ट्रेंड आ जाओ, सह का सभी के पीछे पड़ जाए और सह भी बनाना चालू कर दे। क्यों, एक बार नए नए काम के सभी से बोर हो जाए। तो वही है कि इस समय क्या था, यूरोप के अंदर पहली बार किताबें छपनी चालू हुई थी, तो लोग क्या इसकी तरफ आकर्षित हुए, और भी और देशों में किताबें नहीं देखी थी तो वो भी इसकी तरफ आकर्षित हुए, इसलिए किताबें सस्ती होने लगी, विदेशों में जाने लग गई, मेले लगने लग गए, अलग अलग प्रकार के लोग जो वो इससे जुड़ने लग गए। और किताबों की इतनी डिमांड हो गई, मार्केट में इतनी किताबों की डिमांड हो गई थी
कि जो किताबें छप रही थी वो धीरे धीरे कम पढ़ने लग गई। यानी इतने लोगों ने किताबें पढ़नी चालू कर दी थी, इतने लोगों ने किताबें पढ़नी चालू कर दी थी कि वो किताबों की जो छपाई थी वुड ब्लॉक पद्धति से भी, पहले हाथों से लिखते थे हस्तलिखित से, उससे भी कमी पूरी नहीं होती, फिर वुड ब्लॉक पद्धति आ गई तो उससे भी जो वो कमी है वो कमी पूरी हो नहीं पा रही थी, लगातार किताबों की कमी ही चल रही थी। और इस समस्या का समाधान किसने किया? इस समस्या का समाधान किया गुटेनबर्ग ने। किसने किया? गुटेनबर्ग ने। कैसे किया भाई? उन्होंने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस ही बना दी। गुटेनबर्ग जी ने क्या किया? गुटेनबर्ग, इन्होंने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस ही बना दी थी। लो भाई, समस्या खत्म। यानी गुटेनबर्ग जी ने क्या किया था? इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ही बनवा दी थी। इन्होंने क्या किया? 1448 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में जो है वो जैतून की जो प्रेस होती है उसके आधार पर जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। यानी इन्होंने क्या किया? कोई जैतून प्रेस होती है उसको देखा और उसके आधार पर जो है वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई। किस प्रकार से बनाई थी देखो। गुटेनबर्ग जी ने क्या किया था? जैसे आपको चित्र के अंदर दिख रहा है, वहां पे दिख रहा ना, यानी इसको अगर अपने भाषा में देखें तो इन्होंने क्या एक मेज सी बनाई, ऊपर एक दूसरा क्या है एक काठ का सा लगा दिया और उस पर सारे अक्षर लिख दिए जिनके अंदर शाई जाती थी। अब क्या करते थे वो, उसको एक थोड़ा टाइप से होता था उससे घुमाते थे, यहाँ पर कागज लिख दिया, उसको ऐसे घुमाया, जिन जिन अक्षरों की जरूरत होती है उसको वहीं ऊपर क्या करते थे? जचा देते थे। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, बताना भूल गया मैं, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। यानी ये प्रेस जो है वो हिलती डुलती। इससे जो पहले प्रेस थी उसमें तो कागज रगड़ा जाता था, इसमें क्या था? प्रिंटिंग प्रेस ऊपर थी उसको हिलाया जाता था, यानी मूव किया जाता था। यानी वो क्या थी? ऊपर आ जाती थी, नीचे आ जाती थी। उसको क्या कागज पे रख दिया, नीचे कागज रख दिया, उस पे अक्षरों को समायोजित कर दिया, फिर लेके आए और तुरंत उसको क्या प्रेस कर देते थे। उससे क्या एक साथ बहुत सारे अक्षर छपते थे। उसमें तो क्या था? एक अक्षर को पकड़ा उसको रगड़ो, फिर जैसे दूसरे को पकड़ा उसको रगड़ो। इसमें वो नहीं था, इसमें सारे अक्षर ऊपर होते थे, उनको ऊपर समायोजित कर दिया जाता था। जैसे जो नाम लिखना उस नाम के अनुसार जता जाता था और फिर सीधी आती थी वो नीचे और सीधी उनको दबा दी जाती थी और उससे सारे अक्षर जो एक साथ ही लिख दिए जाते थे। यानी 1448 ईस्वी में क्या किया गुटेनबर्ग ने? इन्होंने जैतून प्रेस के आधार पर जो है अपनी नई प्रिंटिंग प्रेस बना दी थी और उसमें क्या अक्षर मूव वगैरह होते थे, वो खुद हिलती थी, इसके कारण उसका नाम मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस पड़ा, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। अब इन्होंने क्या किया? उसमें सबसे पहले जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? तो देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नया काम करता है तो उसको अपने धर्म से किसी न किसी प्रकार से जोड़ता है। यानी वो अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो वो देखता है कि सबसे पहले अपने धर्म के अनुसार करो। तो ये गुटेनबर्ग ये ईसाई थे, तो इन्होंने क्या किया? इसके अंदर सबसे पहले बाइबल छापी। इन्होंने क्या किया? बाइबल को छापना प्रारंभ किया और इन्होंने 3 साल के अंदर 180 कॉपी बाइबल की बना दी थी। अब देखिए बस 180 कॉपी है, इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाई। उस समय जाओ 1448 ईस्वी की बात चल रही है। यही हमारे में कमी हो जाती है कि हम क्या करते हैं, जब अब किसी महान व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो भी यार बीट है, उस समय को भूल जाते हैं। आप कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप उस समय में जाओ और बिना उस समय के हिसाब से अगर वो चीजें कर दो तो वो चीजें उस समय के लिए संभव ही नहीं थी जिस समय उन्होंने वो सब चीजें की थी। तो इसके आधार पर उनकी महानता को दिखाया जाता है कि हमें क्या उस समय के अनुसार कंपेयर करना होता है। अगर हम ये यहाँ पे कंपेयर करें तो 3 साल के अंदर 180 कॉपी, अब तो नॉर्मल सी बात है 3 साल की मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर हो जाए, या एक दिन भी कौन लगा पूरा तो। लेकिन 1448 ईस्वी में ये बहुत बड़ी बात है, उस समय के अनुसार ये बहुत ज्यादा तेज था, तेज नहीं बहुत ज्यादा तेज था। और इससे क्या हुआ, एक बड़ी समस्या जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर लिखनी जो है वो खत्म हो गई थी। अब थे कैसे कहीं होगी, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि यूरोप के अंदर उस समय जो है मात्र 100 सालों के अंदर, यानी यूरोप में मात्र 100 सालों के अंदर 1448 में लिखी थी ना, यानी 1450 से 1550 100 साल के अंदर जो है जो पहले किताबें 15वीं सदी के अंदर 2 करोड़ थी, यानी 2 करोड़ किताबें छापी जाती थी मात्र, वो किताबें 16वीं सदी के आते आते जो है 20 करोड़ हो गई थी। लो देख लो, पता चला नहीं चला?
यानी 100 साल के अंदर इतना फर्क पड़ गया था प्रिंटिंग प्रेसों के द्वारा कि 1450 से 1550 के अंदर जो किताबें 15वीं सदी में मात्र 2 करोड़ थी, वो 16वीं सदी के अंदर 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब देखो, यानी अब तक हमने ये सब पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो है मुद्रण का जो है वो प्रारंभ हुआ था, कैसे यूरोप में फैला, कैसे चीन में फैला। अब हम पढ़ेंगे मुद्रण क्रांति, लेकिन वह आज कौन पढ़ा, वो पढ़ेंगे कल, कि किस प्रकार से मुद्रण क्रांति प्रारंभ हुई थी और मुद्रण क्रांति के कारण जो है वो किस प्रकार से पूरा समाज जो परिवर्तित हो गया था। धन्यवाद।